नमो नमः। प्रणाम गुरु। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो प्रणाम गुरुजी। रिहंताणं, गुरुजी। नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में फिर से एक बार हम लोग क्रुदंत देख रहे हैं। क्रुदंत अर्थात जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय हो उसे क्रुदंत कहा जाता है, यानी कृत प्रत्यय अंत जिसके अंत में हो उसे क्रुदंत कहा जाता है। और ऐसे कृत प्रत्यय है क्या, तो धातुम नाम करोति इति कृत, यानी जो शब्द यानी जो प्रत्यय लगकर धातु को नाम स्वरूप में परिवर्तित करे उसे क्या कहा जाता है, कृत कहा जाता है। और ऐसे कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्रुदंत कहा जाता है। ऐसे कृत प्रत्यय जिस शब्द के अंत में हो उसे क्रुदंत, क्रुदंत शब्द यानी कृत अंत वाले शब्द या तो उसे क्रुदंत कहा जाता है। और क्रुदंत सामान्यतः 2 प्रकार के, एक अव्यय रूप क्रुदंत और दूसरा जो है विशेषण रूप क्रुदंत। अव्यय रूप क्रुदंत 2 प्रकार के हैं, वो हम लोग देख चुके हैं, एक त्वा प्रत्यय लगकर और तुम प्रत्यय लगकर। बाकी सारे विशेषण रूप क्रुदंत है। और उसी विशेषण रूप क्रुदंत को देखते हुए एक बार फिर से यहां पर कि यहां जो है कि वर्तमान क्रुदंत का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, वर्तमान क्रुदंत। और ये वर्तमान क्रुदंत अर्थात कल हम लोग देखे थे कि जब कोई एक वाक्य में 2 क्रिया के प्रयोग होते हैं, उनमें एक मुख्य क्रिया और दूसरी गौण क्रिया, तो गौण क्रिया को दर्शाने के लिए वहां पर वर्तमान क्रुदंत के प्रत्यय लगते हैं। और वर्तमान क्रुदंत के प्रत्यय परस्मय पदी धातु को कौन से प्रत्यय लगते हैं वर्तमान काल में, यहां पर वर्तमान क्रुदंत के लिए परस्मय पदी धातु को कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, आना आना नहीं, परस्मय पदी धातु को अत शत्रु, क्या अत शत्रु, और आत्मनिपदी धातु को आन, आन आनस, आन नहीं बोलना है, आन होगा तो फिर क्या होगा, ये नौ के नीचे हलंत होगा, जबकि ये हलंत है, हलंत नहीं है। अर्थात क्या है ये, आन आनस। अतशत्रु और आन आनस प्रत्यय लगते हैं। अतशत्रु लगकर हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में किस प्रकार का था कि गच्छत, साथ में जयत, क्रुद्धत, मिलत, चिंतयत, चोरयत, पालयत इत्यादि जो है ये अतशत्रु लगकर ये इस प्रकार के बने थे। और अतशत्रु के बाद यहां पर अगर देखेंगे तो आना आनस प्रत्यय लगकर, तो आना आनस प्रत्यय किसे लगते हैं, आत्मनिपदी धातु को। आना आनस जो है कि आना आनस प्रत्यय आत्मनिपदी धातु को लगाया जाता है। और आत्मनिपदी धातु को जब आना आनस लगाया जाए तब उसका रूप क्या है, तो जैसे कि यहां पर बंद धातु है तो बंद धातु में आना आनस लगाएं, उसके लिए एक नियम जो कल हम लोग देखे थे कि आना आनस के पूर्व में अगर अ हो तो अ के बाद म लगाया जाता है। अ के बाद क्या होता है, अ के बाद म यहां पर जोड़ा जाता है। अ के बाद म जोड़ा जाए तो फिर ये क्या होगा, जैसे बंद प्लस अ प्लस आन, आन के पूर्व में अ है तो अ के पहले यहां पर म, यहां पर अ के बाद म लगाया जाएगा, यानी बंद प्लस अ प्लस म प्लस आन, यानी क्या होगा, बंदमान। फिर उसी प्रकार वृद्ध धातु है तो इसका क्या हो जाएगा, वर्धमान। उसी प्रकार वृत्त धातु है, वृत्त धातु भी आत्मनिपदी है, उसका भी क्या होगा, वर्तमान। सेव धातु है, कौन सा धातु है, सेव, तो सेव धातु का क्या बनेगा, सेव मान। उसी प्रकार यहां पर शुभ धातु है तो शुभ धातु का क्या होगा, शोभमान। हाँ शोभमान, क्योंकि इसका गुण भी होगा तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, शोभ
मान इत्यादि जो है ये आना आनस प्रत्यय लगकर ये कृदंत बनता है। और इसका रूप किसके अनुसार चलेगा? तो इसका रूप अगर देखा जाए तो इसका रूप आना आनस प्रत्यय लगने के बाद वो विशेषण स्वरूप में होता है। विशेष्य, विशेष्य अगर पुल्लिंग में हो तो उसका रूप किस प्रकार चलेगा? बालक के अनुसार। अगर नपुंसक लिंग में हो तो फिर किसके अनुसार चलेगा? कमल की तरह। और अगर स्त्रीलिंग हो तो इसमें आ प्रत्यय लगकर माला की तरह इसकी रूप चलेगी। चलिए अब यहां पर ये तो कर्तरी में देखे थे कि कर्तरी प्रयोग में क्या लगा था? कर्तरी प्रयोग में वर्तमान कृदंत के लिए परस्मैपदी धातु को अतशत्रु और आत्मनेपदी धातु को आना आनस के प्रत्यय लगते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि जब कर्मणि हो तो कर्मणि में एक फिक्स है। क्या होता है कर्मणि में? कर्मणि में क्या होता है? विकर्ण प्रत्यय और प्रत्यय निश्चित होता है। विकर्ण प्रत्यय किसका लगता है? यहां पर विकर्ण प्रत्यय क्या लगता है? य। और प्रत्यय किसका लगे? तो यहां पर प्रत्यय किसका लगता है? आत्मनेपदी। तो यहां पर एकमात्र कर्मणि, जब कर्मणि कृदंत करता है कि कौन सा? तब वर्तमान कर्मणि कृदंत। अब तक क्या था? ये वर्तमान कर्तरी कृदंत था। अब क्या करना है? यहां पर वर्तमान कर्मणि कृदंत जब करना हो तब क्या करेंगे? तब यहां पर य विकरण और आत्मनेपदी का यहां पर प्रत्यय। तो आत्मनेपदी का कौन सा प्रत्यय है? आना। आना से। तो अब यहां पर कोई भी धातु हो, जैसे कि एक धातु यहां पर मैं यहां पर एक धातु लेता हूं कि नम धातु है। कौन सा धातु है? नम। तो नम धातु है तो नम धातु का क्या होगा? यहां पर वर्तमान कर्मणि कृदंत अगर करेंगे तो क्या होगा? नम धातु विकरण प्रत्यय क्या लगेगा? य। और उसके बाद क्या लगेगा? आना। आनो। आनो, ठीक है। तो आनो के पूर्व में अ है कि नहीं? है गुरु, य में है। है। तो फिर क्या होगा? नम प्लस य य प्लस म प्लस आन। आन नहीं, आना। हाँ आन बोलेंगे तो उससे उसका आधा फिर उसका रूप व्यंजनांत की तरह से होगा। तो फिर इसका रूप, इसका संपूर्ण क्या बन जाएगा? नम्यमान। हाँ सही है। क्या होगा? नम्यमान। उसी प्रकार गम धातु है तो गम प्लस आन, तो इसका क्या हुआ? गम्यमान। बंद धातु है, उसका क्या हुआ? वंद्यमान। उसी प्रकार कोई भी धातु है, क्रुद्ध धातु है। कौन सा धातु? क्रुद्ध। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? क्रुध्यमान। क्रुध्यमान। सही है। नृत्य धातु है तो इसका क्या होगा? नृत्यमान। इस प्रकार से। और उसके बाद जो है इसका रूप किसके अनुसार चलेगा? इसका रूप जो है वो पूरा के पूरा विशेष्य के अनुसार। किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार। अगर पुल्लिंग हो तो फिर बालक की तरह, और नपुंसकलिंग कोई हो तो वहां पर कमल की तरह। स्त्रीलिंग हो तो वहां पर माला की तरह। अब जब भावे कृदंत करेंगे तो समान ही होता है। भावे कृदंत में क्या होता है? तो भावे कृदंत में भी वही लगता है, य लगता है और फिर आत्मनेपदी का ही प्रत्यय लगता है। तो वो भी इसका जैसे कि दृश्य धातु है तो दृश्य धातु का क्या बनाया गया है? दृश्यमान। इस प्रकार से यहां पर जो बनाया गया। अब जो है कि ये तो है कि इसका रूप तो हम लोग तो देख लिए किस प्रकार से होता है, लेकिन जो यहां पर आगे हम लोग देखें कि गच्छत, मिलत, जयत इत्यादि जो है इसका रूप किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए कुछ यहां पर नियम है। उस नियम को पहले यहां पर देख लेते हैं कि वर्तमान कृदंत के कोई कुछ नियम है। उस नियम में यहां पर कहा गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रथम 5 प्रत्यय तथा नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय बहुवचन के जो ई प्रत्यय है, इस प्रत्यय को क्या कहलाता है? घुट प्रत्यय कहलाता है। अब एक पहले हम लोग सीखे थे धूट व्यंजन, वो धूट और घूट दोनों को मिक्स नहीं करना है। वहां पर क्या था? धूट व्यंजन था, जबकि ये क्या है कि घूट प्रत्यय है।
घुट प्रत्यय, तो घुट प्रत्यय कितने हैं? तो घुट प्रत्यय की संख्या यहां पर आएगी कि 12। कौन से? तो पुल्लिंग के 5, प्रथम 5, स्त्रीलिंग के प्रथम 5 और नपुंसक लिंग के अंतिम 2, प्रथमा द्वितीया बहुवचन के, जो प्रथमा द्वितीया बहुवचन के कुल ऐसे कितने प्रत्यय घुट प्रत्यय हुए? 12। 12 ऐसे घुट प्रत्यय है। इन 12 घुट प्रत्यय जो है तो कौन सा? तो पुल्लिंग के प्रथम 5, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रथम 5 प्रत्यय, अर्थात कर्ता संपूर्ण, कर्ता संपूर्ण होगा कि नहीं? हाँ होगा लिखी ना, हुई थी ना। क्योंकि संस्कृत में वचन आपने अंदर कितने क्यों हैं? लिखे? संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति को क्या कहलाता है? कर्ता। तो कर्ता के संपूर्ण, कर्ता एक वचन, कर्ता द्विवचन, कर्ता बहुवचन, और कर्म के एक वचन और द्विवचन, जैसे 5 प्रत्यय हो गया। तो इस 5 प्रत्यय को जैसे पुल्लिंग के 5, स्त्रीलिंग के 5 और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय जो बहुवचन के जो ई प्रत्यय है, ऐसे इसे घुट प्रत्यय कहलाता है। और कुल घुट प्रत्यय की संख्या कितने हुए? 12, अर्थात कौन से? स, औ, अस, अम, औ, ये 5 5 10, और नपुंसक लिंग के कौन सा? ये ह्रस्व ई। ये 12 प्रत्यय जो है ये घुट प्रत्यय है। अब घुट प्रत्यय यहां पर क्यों सिखाया गया? तो उसके लिए यहां पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका रूप करने के लिए आगे क्या बोला है कि वर्तमान कृदंत के अतशत्रु, वर्तमान कृदंत के अतशत्रु किसे लगते हैं? परस्मैपदी धातु। परस्मैपदी धातु को। और कौन से प्रयोग में? वर्तमान कृदंत, कर्तरी वर्तमान कर्तरी। कर्तरी प्रयोग में। प्रयोग पूछा, कौन सा जी। प्रयोग? कर्तरी कर्तरी। प्रयोग में परस्मैपदी धातु को कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है वर्तमान कृदंत करने के लिए? अतशत्रु। अच्छा। ठीक है, तो ये यही बोले कि वर्तमान कृदंत का अतशत्रु, कर्तरी भूत कृदंत का ताबत तबक्तु, ये आया नहीं है अभी तक, आने वाला है। कर्तरी भूत कृदंत के लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाते थे? भूत कृदंत के लिए तो तो प्रत्यय। तत्त। लेकिन वहां पर कर्मणी और भावे में तो लग ही जाता था। लेकिन जब कर्तरी भूत कृदंत करते थे तो वहां पर 2 शर्त रखा गया था। कौन सा? प्रथम नंबर शर्त क्या था? अकर्म हो, धातु कैसा होना चाहिए? अकर्मता। जी। अकर्म हो। और दूसरा नंबर में अगर कर्म हो तो कैसा होना चाहिए? गति। गत्यर्थ। सही है। कैसे था? गति। गत्यर्थ, यानी गति अर्थ वाला होना चाहिए। तभी वहां पर तख्त प्रत्यय लग कर क्या बनता था? कर्तरी भूत कृदंत। ठीक है, अगर जहां अकर्म नहीं हो, गति अर्थ भी नहीं हो और सामने कर्म हो तो वहां पर तख्त प्रत्यय हम लोग नहीं लगाते। वहां पर क्या लगाते थे? रूप लगाते थे, क्रियापद का प्रयोग करते थे। यहां पर अब जो है आगे जाकर आएगा कि तबक तबक तो एक प्रत्यय है। ये तबक तबक तो प्रत्यय ये कर्तरी भूत कृदंत के लिए ही वो लगता है, वो कर्मणी भूत कृदंत के लिए नहीं, भावे भूत कृदंत के लिए नहीं, लेकिन कर्तरी भूत कृदंत के लिए ये तबक तबक तो प्रत्यय। फिर तद्धित का मत मतु प्रत्यय, समाज से भी जो संक्षेप हो उसे क्या कहा जाता है? तद्धित, जो आगे जाकर हम लोग सीखेंगे। तो उनका भी एक मत मतु प्रत्यय, यस यसु प्रत्यय, महत महत्रो विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है, महत महत्रो। फिर भवत भवतु सर्वनाम। इन सभी में या तो इनमें से रुईत हो रहा है या तो इनमें से उईत हो रहा है। देखिए अतशत्रु है, क्या है इसमें? शत्रु। तो इसमें किसका ईत हुआ है? रू का ईत हुआ है कि नहीं? जी। इसमें रू का ईत हुआ है। फिर आगे देखेंगे कि तबक तबक्तु कैसे है? वहां पर तबक्तु है। ठीक है, तो यहां पर तबक्तु है, तो इसमें किसका? ऊ। इसमें क और ऊ का ईत हुआ है यहां पर। फिर मत मतु, क्या है इसमें? मतु, तो किसका यहां पर हुआ है? ऊ ईत वाला है। यस यसु, इसमें भी किसका है? ऊ ईत वाला है। महत महत्रु, क्या है यहां पर? महत्रु, तो इसमें भी किसका ईत हुआ है? रू का ईत हुआ है। फिर आगे देखेंगे भवत भवतु,
तो इसमें भी एक्चुअल क्या है, भवतु, तो इसमें किसका ईत हुआ है, उ ईत। तो ये जितने भी हम लोग यहां पर देखे, या तो उसमें रु ईत हो रहा है, या तो उसमें किसका उ ईत हो रहा है, रु ईत या तो उ ईत वाला। तो ये सारे प्रत्यय को क्या कहलाते हैं, रु और उ ईत वाले, ये सारे के सारे प्रत्यय है। अब रु ईत और उ ईत वाला में क्या होता है, तो उसके लिए ये चौथा नंबर यहां पर दिया गया है। क्या है चौथा नंबर में, कि घोट प्रत्यय आने पर रु और उ ईत वाले नामों के अंतिम व्यंजन के पूर्व में क्या लगाया जाता है, हाँ, नौ लगता है। ये एक नियम हमें याद रखना है। कौन सा, जो भी रु और उ ईत वाला नाम होंगे वहां पर घूट प्रत्यय आने पर, और घूट प्रत्यय कितने हैं, 12 12 घूट प्रत्यय। तो इन घूट प्रत्यय आने पर क्या होता है, तो घूट प्रत्यय आने पर कि अंतिम व्यंजन के पहले, अंतिम व्यंजन के पूर्व में क्या लगाया जाता है, नौ लगाया जाता है। ये एक नियम। और दूसरा नंबर नियम यह है कि पद के अंत में व्यंजन का संयोग हो तो फिर क्या होता है, तो उसका अंत्य व्यंजन का लोप होता है। ये दो नियम हमें ध्यान में रखना है। क्या, कि पद के अंत में अगर संयोग हो, संयोग किसे कहा जाता है, जब दोनों व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर न आवे तो उसे क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि उक्त शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उक्त। तो उक्त शब्द में यहां पर क और त के बीच में कोई भी स्वर आया है, नहीं आया है। क और त के बीच में कोई स्वर नहीं आया, अर्थात क और त का ये क्या हुआ है, संयोग हुआ है। उसी प्रकार विद्या, क्या है यहां पर, विद्या। तो विद्या में अगर देखें कि द अर्थात द और य के बीच में कोई स्वर आया है, नहीं आया। जब दोनों व्यंजन के बीच में कोई स्वर न आए तो उसे क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। तो अगर पद के अंत में संयोग हो तो संयोग के अंत व्यंजन का लोप होता है। कब, अगर वह पद के अंत में हो तो चलिए, अब तक हमें याद है कि हम यहां पर गच्छत तक सीख चुके हैं। गच्छत कैसे बना है वो तो पता है ना, अच्छा तो रख के गम प्लस अ प्लस अच्छा। हाँ, तो गम प्लस अत शत्रु, फिर गच्छ प्लस अत शत्रु, और फिर क्या बना है यहाँ पर, गच्छत बन चुका है। ठीक है, अब गच्छत बनने के बाद यहाँ पर गच्छ और इसका प्रत्यय, तो इसका प्रत्यय आगे जाकर अभी हम लोग देखेंगे कि व्यंजनांत के जो प्रत्यय है वही प्रत्यय इन सभी में भी लगने वाला है। तो यहां पर देखेंगे कि गच्छत प्लस जीरो, तो ये जीरो प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, जीरो प्रत्यय किसका है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, यानी ये प्रथमा एक वचन, यानी ये घूट प्रत्यय हुआ कि नहीं, गुट प्रत्यय जी, घूट प्रत्यय हुआ है। गच्छत नाम कैसे बना है, रुईत वाला नाम है कि नहीं गच्छत जी, क्योंकि ये आत शत्रु, तो आत शत्रु लगकर, अर्थात ये नाम कैसे हुआ, रुईत वाला है। अब ये कि रुईत वाला नाम का क्या होता है कि घुट प्रत्यय आने पर क्या होता है, अंतिम व्यंजन के पूर्व में, तो गच्छत में अंतिम व्यंजन क्या है, तो ये तो अंतिम व्यंजन है, इसके पूर्व में नौ जोड़ा जाएगा, यानी गच्छ प्लस नौ प्लस दो प्लस जीरो होगा कि नहीं जी। अब इसको पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा, गच्छन्त। गच्छन्त। अब पांचवा नंबर नियम के पद के अंत में अगर संयोग हो तो संयोग के अंत्य व्यंजन का लोप, तो संयोग के अंत्य व्यंजन यानी क्या है, संयोग के अंत्य व्यंजन में नौ है, ये तो है, यानी तो का लोप करेंगे तो प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा, गच्छन। गच्छन। तो ये जो है गच्छत शब्द का कर्ता एक वचन है, क्या होता है, गच्छन। गच्छन। उसी प्रकार मान लीजिए मीलत शब्द है, मीलत पद यहां पर बना है, तो मीलत का प्रथमा एक वचन क्या होगा, मीलन, 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 सही है। उसी प्रकार मान लीजिए यहां पर एक शब्द है, यहां पर मान लीजिए क्रुद्धत है, क्या है, क्रुद्धत। तो क्रुद्धत शब्द का एक वचन करता एक वचन क्या होगा, क्रुद्धन, क्रुद्धन, सही है।
फिर आगे मान लीजिए चिंतयत है, तो चिंतयत का कर्ता एक वचन है चिंतयन चिंतयन, सही है। वदत है, कौन सा शब्द है, वदत, तो ये वदत कृदंत बना है, इसका प्रथमा एक वचन वदन वदन, तो ये वदन ये प्रथमा एक वचन में होता है। अब इसका सातों सात विभक्ति में किस प्रकार के रूप होते हैं वो यहां पर देखेंगे कि सात विभक्ति में इसका रूप किस प्रकार से होता है। तो रूप करने के लिए पहले तो इसका प्रत्यय, और प्रत्यय जो है वो किस प्रकार का है, तो प्रत्यय जो है वो पूरा के पूरा व्यंजनांत जो है कि व्यंजनांत के अनुसार ही इसका प्रत्यय है। हाँ बोले, ये 48 क्या प्रश्न है। गुरुजी, हम्म, क्योंकि इससे जैसे अपन अट शत्रु में कहते हैं कि रू इत हुआ है, पर श भी तो इत हुआ है ना। सही है। 100 हाँ, का तो भी वो तो अपन बोलते नहीं है। नहीं, इसमें सिर्फ इतना रू ईत वाला है। ये अच्छा। स्व ईत होने के कारण ही तो हम लोग विकरण प्रत्यय लगाए थे, कल सिखाए हाँ थे हाँ। कि नहीं। और इसमें तवक्कु में क है, वो भी इत हो रहा है। वो भी हाँ, इसलिए वो कित प्रत्यय है, और कित प्रत्यय होने के कारण वो गुण नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बस अब समझ आ गई। ठीक है ओके, जहां जी। जिसका जितना जितना ग्रहण करना है हमें उतना ही इसमें ग्रहण करना है। जी जी गुरु जी 2 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट की लेना क्या 2 जरूरत, ये मिनट। पूरा के पूरा तो है ही तो सही। 39 पेज पे है। ये पूरा के पूरा आपको पीडीएफ दिया गया है, उसमें प्रैक्टिस बुक में है ही। हाँ जी गुरु जी, है सबके हाँ पास गुरु है, जी मैं PDF में बाहर है। हूँ इसीलिए बाहर हूँ। चलिए, अब यहां पर देखेंगे कि इसका जो कृदंत के जो अब प्रत्यय है वो प्रत्यय वर्तमान कृदंत के प्रत्यय किस प्रकार, पूरा का पूरा व्यंजनांत नाम। तो व्यंजनांत नामों के प्रत्यय याद है कि नहीं, जी है ना याद। जी क्या है, कर्ता एक वचन है जीरो, द्विवचन है औ, बहुवचन है अस, अस कर्म एक वचन है हम अम, कर्म एक वचन है अम, द्विवचन है औ, बहुवचन है अस, अस कारण एक वचन है आ, द्विवचन है भ्याम, बहुवचन है बीस भीस, संप्रदान एक वचन है ए, ए द्विवचन है भ्याम, बहुवचन है व्यस यस भ्यास, सही है। अपादान एक वचन है अस, द्विवचन है भ्याम भ्याम, बहुवचन है व्यस यस भ्यास, संबंधक एक वचन है अस अस, द्विवचन है ओस, और बहुवचन है आम आम, सही है। और अधिकरण एक वचन है ई, द्विवचन है ई, ओस, और ओस, बहुवचन है सु। सु और फिर संबोधन जो है वो कर्ता की तरह ही है, अर्थात ओस, एक वचन है जीरो, जीरो, द्विवचन है ओ, और बहुवचन है अस अस अस। इस प्रकार के प्रत्यय, अब ये प्रत्यय लगाकर हमें रूप करना है। सिर्फ रूप, ऐसे व्यंजनांत नाम, और इसमें अंतर कहां तक आएगा, यहां तक, पांच घुट प्रत्यय तक। यहां तक अंतर आएगा। इन 5 में अंतर आएगा, बाकी सब में, और कौन सा, ये जो संबोधन है उसी तरह से होगा। बाकी सब में व्यंजनांत की तरह जो हम लोग मरुत देखे थे, फिर युद्ध देखे थे, नपुंसकलिंग में जगत का जो रूप देखा गया था, उसी तरह से होगा। सिर्फ ये 5 जगह पे हमें चेंज करना है। अब देख लीजिए, हम लोग नियम तो सीख चुके हैं, अब नियम के अनुसार यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कौन सा शब्द का हम लोग यहां पर बना रहे थे, गच्छत, ठीक है। तो गच्छत प्रथमा एक वचन का फिर से बनाऊं कि वो सीख गए, सीख ठीक गए। है ठीक है। अब आगे, तो आगे क्या होता है, तो देख लीजिए, आगे यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या है कि गच्छत प्लस प्रत्यय क्या है आओ औ, तो औ प्रत्यय भी क्या है, घुट प्रत्यय है कि नहीं, जी घुट प्रत्यय। तो घुट प्रत्यय के पूर्व में क्या, अंतिम व्यंजन के पूर्व में क्या जोड़ा जाता है, नो न न, यानी गच्छंत होगा कि नहीं, हो गया जी गच्छंत प्लस ओ। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो रूप क्या होगा, गच्छन्तौ गच्छन्तौ। अब वो वाला नियम लगेगा कि नहीं, पद के अंत में संयोग हो तो अंत्य व्यंजन का लोप होता है। पद के अंत में नहीं है ना ये। वो तो नहीं है ही होगा। ना, वो तो अंत लगेगा में ना गुरुजी, स्वर नहीं है लगेगा, गुरुजी, लगेगा अंत में तो गुरुजी। स्वर है ना। नहीं पद के अंत लगेगा, में नहीं नहीं है। लगेगा, आ गया, ओ आ गया। अंत में व्यंजन नहीं है, अंत में क्या है, स्वर है। तो स्वर है। वहां नियम क्या लिखा गया है कि पद के अंत में संयोग व्यंजन हो तो यहां पर तो व्यंजन तो है ही नहीं, गच्छन्तो, अंत में किसका उच्चारण कर रहे हैं,
औ औ, तो औ क्या है? स्वर की व्यंजन, स्वर है। स्वर, इसीलिए इसका रूप ऐसे ही रहेगा। क्या होगा? गच्छन्तो। ठीक है, गच्छन्तौ अब यहाँ पर अस प्रत्यय लगाएंगे तो इतना तो फिक्स है, गच्छन्त तो होगा ही, इसके साथ क्या लगेगा? अस। अस् तो अस लगा देंगे तो पद क्या बनेगा? गच्छन्तः गच्छन्तस, स का र और र का विसर्ग, अर्थात रूप क्या होगा? गच्छन्तः गच्छन्तः, अर्थात कर्ता एक वचने, गच्छन् गच्छन् द्विवचने, गच्छन्तौ गच्छन्तो बहुवचने, तः गच्छन्तः। अब अम प्रत्यय, तो अम प्रत्यय लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या करेंगे? गच्छन्तम् जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? गच्छन्त प्लस अम, अर्थात गच्छन्तम। और उसके बाद जो है औ का तो सीख चुके हैं, क्या होता है? गच्छन्तौ गच्छन्तो। अब ये 5 प्रत्यय तो हो गया, यानी अब 9 लगाना नहीं है, अब पूरा के पूरा व्यंजनांत के स्वरूप में। तो गच्छत प्लस अस क्या हो जाएगा? गच्छतः गच्छत, सकार र का विसर्ग, अर्थात गच्छतः। फिर जितने भी स्वरादि प्रत्यय है वो सिर्फ जोड़ना है। क्या करना है? गच्छत प्लस आ, गच्छता गच्छता, गच्छत प्लस ए, गच्छते गच्छते, गच्छत प्लस अस, गच्छतः गच्छतः, गच्छत प्लस अस, गच्छतः गच्छतः, गच्छत प्लस ओस, गच्छतोः गच्छतोः, गच्छत प्लस आम, गच्छताम् गच्छताम, ई, गच्छति गच्छति, ओस, गच्छतोः गच्छतोः। ये पूरा के पूरा स्वरादि प्रत्यय मात्र जोड़ना है। कहा? सिर्फ ये 5 में ध्यान रखना है। और ये जो व्यंजनादि प्रत्यय है, तो व्यंजनादि प्रत्यय होने पर क्या होता है? याद है कि भूल गए थे? नहीं, तीसरा हो जाएगा ना गुरुजी। वो नाम गच्छत प्लस क्या लगता है पद बन इसमें? जाएगा, भ्याम। व्यंजन के तो पद गच्छत बन जाता प्लस है। भ्याम, तो भ्याम क्या है? व्यंजनादि प्रत्यय है। शुरू हो गया, तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद पद बन कहलाता जाता पद है। बनता है और पद बन पद के जाएगा। अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा तीसरा होता तीसरा है व्यंजन, अर्थात गच्छद प्लस व्याम भ्याम, यानी क्या बनेगा रूप? गच्छद्भ्याम गच्छद भ्याम। इस प्रकार से क्या रूप बनेगा कि गच्छद भ्याम। और उसी प्रकार भीस प्रत्यय लगे तो गच्छद्भिः गच्छद भी, भ्यास लगे तो गच्छद्भ्यः गच्छद्भ्यः। अब सु प्रत्यय लगे तो वो तो ही रहेगा। गच्छत्सु वहां पे गच्छत्सु। टका त रहेगा। हाँ, बस सिर्फ इन 5 में हम क्या लगाएं? 9 लगाएं, बाकी कोई जगह पे 9 नहीं लगाए। बाकी पूरा के पूरा कैसे चलता है? तो पूरा के पूरा ऐसे व्यंजनांत की तरह। नाम की तरह ही इसका रूप होता है। तो देख लेते हैं गच्छत का रूप। तो देख लीजिए, कर्ता एक वचने गच्छन, द्विवचने गच्छन्तो, बहुवचने गच्छन्तः, कर्म एक वचने गच्छन्तम, द्विवचने गच्छन्तो, बहुवचने गच्छतः, करण एक वचने गच्छता, द्विवचने गच्छद्भ्याम, बहुवचने गच्छद्भिः, संप्रदान एक वचने गच्छते, संप्रदान द्विवचने गच्छद्भ्याम, संप्रदान बहुवचने गच्छद्भ्यः, अपादान एक वचने गच्छतः, अपादान द्विवचने गच्छद्भ्याम, अपादान बहुवचने गच्छद्भ्यः, संबंधक एक वचने गच्छतः, संबंधक द्विवचने गच्छतोः, संबंधक बहुवचने गच्छताम्, अधिकरण एक वचने गच्छति, द्विवचने गच्छतोः, बहुवचने गच्छत्सु, संबोधन एक वचने हे गच्छन्, संबंधक द्विवचने हे गच्छन्तौ, संबोधन बहुवचने हे गच्छन्तः। इसी प्रकार वद धातु का करना हो तो कर्ता वद एक धातु वचने वदन, द्विवचने वदन। वदन्तौ, बहुवचने वदन्तः, कर्म एक वचने वदन्तम, द्विवचने वदन्तौ, बहुवचने वदतः, करण एक वचने वदता, कौन सा द्विवचने यहाँ? क्या हुआ?
करण द्विवचने वदद्भ्याम, करण बहुवचने वदद्भिः, संप्रदान एक वचने वदते, संप्रदान द्विवचने वदद्भ्याम, संप्रदान बहुवचने वदद्भ्यः, अपादान एक वचने वदतः, अपादान द्विवचने वदद्भ्याम, अपादान बहुवचने वदद्भ्यः, संबंधक एक वचने वदतः, संबंधक बहुवचने वदतोः, संबंधक बहुवचने वदताम, अधिकरण एक वचने वदति, अधिकरण द्विवचने वदतोः, अधिकरण बहुवचने वदत्सु, संबोधन एक वचने हे वदन, संबोधन द्विवचने हे वदन्तौ, और संबोधन बहुवचने हे वदन्तः। इसी प्रकार का रूप सबके सब में होगा। जितने भी पुल्लिंग, ये सारे किसका कर रहे हैं हम लोग? पुल्लिंग का। वर्तमान ऐसे वर्तमान कुदंत पुल्लिंग में जो आता है, क्योंकि ये वर्तमान कुदंत के बाद वो तो विशेषण बनता है, तो ये सारे पुल्लिंग में, तो इसका उपयोग क्या होगा? जैसे कि कल हम लोग देखे थे ना, वहां तो क्या लिखे थे चलती कि क्रिया, जाती हुई माता, ठीक है। अब ये जाते हुए पिता, जाते हुए पिता, तो पिता यहां पर क्या कर रहे थे कि जाते हुए पिता को देखा। अगर ऐसा वाक्य करना हो तो फिर क्या करेंगे? गच्छतम, जाते हुए पिता को देखा, देखा, देखने के लिए क्या है यहाँ पर? दृश्य, यानी अदृश्य, अपश्यत, 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 देखा। किसको देखा? जनकम, पिता को, पिता को। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? जनक, जनक नहीं, जनकम, 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 पिता को। अब यहाँ पर पिता को कैसे है? जाते हुए, तो ये जाते हुए पिता, अर्थात यहाँ पर पिता को कौन से कर्म है, तो यहाँ भी क्या होगा? गच्छन्तम। चिंतन, क्या हो जाएगा उस समय? गच्छन्तम जनकम। यानी इसका अर्थ क्या होगा? जाते हुए पिता को देखा। देखा। तो इसी प्रकार का जब हम कोई वाक्य बनाएंगे, तब इस सब का, सब में इस प्रकार का जो जो विभक्ति आएगा, उस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब ये तो बहुत सारे आपका प्रैक्टिस बुक में दिया गया है और भी रूप लिखने के लिए, तो वो रूप लिखकर इसको याद कर लीजिएगा। अब कुछ याद करना है ही नहीं, सिर्फ इन 5 जगहों पे क्या करना है? नौ जोड़ना है, जोड़ना है, और कुछ नहीं। बाकी सारे तो व्यंजनांत नाम के अनुसार ही है। ये तो पुल्लिंग में हुआ। नपुंसक लिंग में वहां पर क्या बोला गया है? तो नपुंसक लिंग का एक बार प्रत्यय एक बार देख लीजिए, क्या है? जीरो, दीर्घई और हर्षई। अब जब नपुंसक लिंग बनाएंगे तब उसके लिए एक नियम हमें और ध्यान में रखना है। ये नियम इस प्रकार के हैं कि रू इत वाले और ऊ इत वाले नामों को स्त्रीलिंग जब बनाना हो, तब वहां पर क्या लगाया जाता है? इंगी प्रत्यय लगा देंगे। अब इंगी प्रत्यय लगने के बाद उसमें फिर प्रथम 5 प्रत्यय घुट नहीं होता है अब, क्योंकि बीच में कौन सा प्रत्यय आ चुका है? इंगी आ चुका है। इसलिए अब उसका रूप नदी की तरह चलेगा। उसके बाद इसका रूप किसकी तरह चलेगा? नदी की तरह। तो अब जो है कि रू और ऊ इत वाले जितने भी नाम है, उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है? इंगी प्रत्यय लगता है। क्योंकि स्त्रीलिंग बनाने के लिए 2 प्रत्यय है, एक आप और दूसरा इंगी। तो यहां पर क्या लगता है? ज्यादातर प्रायः करके जब कोई व्यंजनांत नाम हो और उसको स्त्रीलिंग नाम बनाया जाए, तब क्या लगता है? इंगी लगता है। फिर अकारांत हो, अकारांत नाम वाला हो, तो अकारांत वाला नामों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगता है? वहां पर आप लगता है। बाकी जगह सब में क्या लगता है? ह्रस्व इकारांत हो, उसको स्त्रीलिंग नाम बनाना हो, तो भी क्या लगता है? इंगी लगता है। ठीक है। उसी प्रकार यहां पर या तो ह्रस्व इकारांत में तो है ही सही, है कि नहीं? मति है ना, मति है, धेनु है, उसमें तो है, उसमें कुछ करने का उतना ये जरूर नहीं। ज्यादातर ये 2 ही प्रत्यय, एक आप और एक क्या करना है? इंगी। अब यहां पर दूसरा नियम यहां पर ये बोला गया कि स्त्रीलिंग के इंगी प्रत्यय और नपुंसक लिंग द्विवचन के प्रथमा द्वितीय द्विवचन के प्रत्यय क्या था? दीर्घई था। तो ये दीर्घई प्रत्यय लगने के बाद और य से य विकरण प्रत्यय के बाद रहे अर्थ का क्या आदेश हो जाता है? वहां पर अंत, अंत होता है। लेकिन
अगर वो छठे गण के धातु का अविकरण प्रत्यय लगा हो और उससे बना हो तो वहां विकल्प से अत का अंत होता है। ठीक है, तो चलिए अब तक जो है कि ये गच्छत जो था वो कौन से गण से आया हुआ है? पहले गण के। पहले गण के। तो इसको अगर हम लोग करेंगे गच्छत, यानी गच्छत जो है अ प्लस अत शत्रु यहां पर लगाकर ये क्या बनाता? गच्छत बनाता ना। जी। तो गच्छत यहां पर बना है, तो उस समय नपुंसक लिंग द्विवचन का जो रूप होगा उसका उस समय क्या होगा? यहां पर गच्छत के बदले हम लोग क्या मानेंगे? अंत। अत ने बदले अंत। अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पर? गच्छन्त प्लस यहां पर दीर्घ ई प्रत्यय लगेगा, तो रूप क्या होगा? गच्छन्ति। गच्छन्ति। अब यहां पर प्रश्न ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये नौ कहां से आया, क्योंकि ये दीर्घ ई प्रत्यय तो घुट प्रत्यय है ही नहीं। है ही घुट प्रत्यय? ये नहीं है। नपुंसकलिंग में घुट प्रत्यय कहां है? ये दोनों अंत में। हाँ, जो बहुवचन। प्रथमा द्वितीय बहुवचन के जो प्रत्यय है वो घुट प्रत्यय। तो यहां पर नौ क्यों लगा? तो ये एक नियम है कि नपुंसकलिंग का भी दीर्घ ई प्रत्यय जब लगता है तब अर्थ का क्या हो जाता है? वहां पर अंत होता है, इसलिए गच्छन्त ही उसका रूप हो जाता है। लेकिन अगर छठे गण का धातु हो, कौन से गण का धातु हो? छठे गण का। चौथे गण, पहले गण और चौथे गण में अर्थ का अंत होता ही है, लेकिन छठे गण का कोई धातु हो, जैसे कि यहां पर एक छठे गण का धातु हम लोग देख लेते हैं, मिल धातु है। तब मिल धातु का वर्तमान कुदंत करेंगे तो क्या बनेगा? मिलत होगा ना। तो इसका दो रूप होगा वहां पर, मिलत और क्या हो जाएगा इसमें? मिलंत। मिलत और मिलंत। कहा? द्विवचन में, प्रथमा द्वितीय द्विवचन में, सिर्फ इतना में। तो वहां पर एक बार मिलत के अनुसार अगर एक बार करें तो फिर उस समय इसका रूप क्या होगा? द्विवचन में मिलती, और दूसरा रूप क्या होगा? मिलन्ति। मिलंती। बाकी पहले गण, चौथे गण, 10वें गण में एक ही रूप होगा। कौन सा? 9 वाला। ठीक है, ये जो है ये एक नियम है। तो इसके अनुसार हम लोग यहां पर रूप करेंगे। हम यहां पर रूप करते थे मिल धातु के गच्छ धातु का। तो गच्छ धातु का मिच्छन्द गुणन गच्छत, जो वर्तमान कुदंत है कि गच्छत प्लस जीरो प्रत्यय, अर्थात क्या बनेगा रूप? गच्छत। गच्छन्त नहीं होगा, यहां नपुंसकलिंग का जीरो प्रत्यय है, इसलिए पद क्या बनेगा? गच्छत, और पद के अंत में तो हो तो तो का द, यानी दो रूप हुआ। कौन सा? गच्छत और गच्छत। अब यहां पर दीर्घ ई प्रत्यय लगाते हैं, तो दीर्घ ई प्रत्यय यहां पर लगाएंगे कि गच्छत प्लस दीर्घ ई। अभी अभी हम लोग देखे थे कि दीर्घ ई प्रत्यय लगने पर ये क्या हो जाता है? अत की जगह अंत। अंत, अर्थात यहां पर क्या होगा? गच्छन्त प्लस दीर्घ ई, अर्थात रूप क्या बनेगा? गच्छन्ति। गच्छन्ति। ठीक है। अब बहुवचन। अब बहुवचन जो है कि बहुवचन में क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो बहुवचन जो है कि बहुवचन में यहां पर लगाएंगे गच्छत प्लस कौन सा प्रत्यय है? ह्रस्वई। और यहां पर देखिए ये प्रत्यय घुट प्रत्यय, और घुट प्रत्यय होने पर क्या होता है? अंत्य व्यंजन के पूर्व में न। अंत्य व्यंजन के पूर्व में न, यानी गच्छन्त प्लस ह्रस्वई, अर्थात रूप क्या होगा? गच्छन्ति। बाकी सब के सब तृतीया से पुल्लिंग की तरह ही है, देख लीजिए। और जो संबोधन है वो प्रथमा की तरह है, अर्थात इसका रूप क्या होगा कि कर्ता एक वचने गच्छत गच्छत, द्विवचने गच्छन्ति, बहुवचने गच्छन्ति। यहां पर गच्छन्ति कैसे है? दीर्घ ही है। और फिर यहां पर गच्छन्ति, कर्म एक वचने गच्छत गच्छत, द्विवचने गच्छन्ति, बहुवचने गच्छन्ति। बाकी सारे के सारे पुल्लिंग की तरह ही है। अब इसी प्रकार जब कोई छठे गण का बनाए, छठे गण का कोई बनाए, तो छठे गण का जब बनाएंगे तो छठे गण का कोई भी एक धातु ले लीजिए। कौन सा धातु ले लें? यहां पर मिल धातु ले लूं। मिल। तो मिल धातु जो है कि तो इसमें द्विवचन में यहां पर फेरफार होगा।
क्या होगा? मिलती और मिलंती। बाकी सब समान है। अर्थात क्या हो जाएगा? मिलत मिलत, मिलती मिलंती मिलंती। ठीक है, फिर से मिलत मिलत, मिलती मिलंती और मिलंती, बाकी सब में एक समान है। यहां पर जो है, यहां पर दो दो रूप होगा, एक बार नौ लगाकर और एक बार नौ नहीं लगाकर, क्योंकि छठे गण का आत का आंत किससे होता है? विकल्प से होता है। अब कोई स्त्रीलिंग बनाते हैं तो स्त्रीलिंग में सीधा सीधा इंगी प्रत्यय लगा देंगे, तो इंगी प्रत्यय लगने के बाद क्या हो जाता है? गच्छन्ति हो जाता है कि नहीं? क्योंकि इंगी प्रत्यय लगे तो आत का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, और अंत के साथ इसका रूप हुआ यानी गच्छन्ति। अब इसका रूप नदी की तरह, नदी नद्यौ नद्यः, नद्यः, गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः। गच्छन्त्यः। उसी प्रकार नदीम नद्यौ नद्यः, गच्छन्तिम गच्छन्तो गच्छन्ति ही। फिर क्या है? नद्या नदीभ्याम नदीभिः। उत्तरों का मुझे दक्षिण में होना नद्या, किसका बैकग्राउंड आ रहा है? साउथ वेस्ट। ओके, कौन है? A14 क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी गुरुजी आपने वो घुट प्रत्यय बोला ना, तो उसमें पहला स है, लेकिन इसमें तो जीरो है, वो स का लोप हुआ इसके। सौ का वो लोप हुआ है, मूल प्रत्यय में यहाँ पर सौ का लोप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखे थे कि ये व्यंजनांत की तरह ही प्रत्यय लगता है, तो व्यंजनांत में कर्ता एक वचन में प्रत्यय क्या है? जीरो है कि नहीं? जी गुरुजी, इसीलिए यहाँ पर कोई जीरो डाउट है। था, वो स हाँ था, जी, जीरो था इसलिए। हाँ जी, ओके। और कुछ? ओके, चलिए अब इसी का किसकी तरह रूप करना है? तो नदी की तरह, पूरा के पूरा नदी की तरह ये रूप करना है। ये इस प्रकार का यहाँ पर व्यंजनांत जो धातु है वो ये पर वर्तमान कृदंत का है। अब दूसरे गण के एक आस धातु है, दूसरे गण का यहाँ पर आस धातु है, और आस का वहां पर क्या आदेश होता है? सत। आस का यहाँ पर सत आदेश होता है, और सत आदेश करने के बाद उसका रूप गच्छत के अनुसार यहां पर बोला गया है। अर्थात क्या होगा? सन संतो संतः होगा कि नहीं? जी, सन संतो संत होगा, ये तो सही है, यहां तो कुछ भी फेरफार नहीं है, ये तो सही है। लेकिन जब नपुंसक लिंग के जब यहां पर रूप करेंगे ना, वहां पर थोड़ा चेंज होगा। देख लीजिए, अब नपुंसक लिंग आस का क्या आदेश करने के लिए बोला गया है? सत। सत। और जहां चेंज होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, दीर्घई प्रत्यय। अब क्या देखे थे कि दीर्घई प्रत्यय में क्या होता है? अत का क्या होता है? अंत होता है ना। जी। यहां होगा कि नहीं होगा? व्यंजन नहीं है ना वही। क्यों होगा। व्यंजन नहीं है? होगा। नहीं होगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे गण के धातु का विकरण प्रत्यय है ही नहीं। नहीं है। नहीं है। वहां पर क्या बोला गया था? अविकरण वाला, य विकरण वाला, या तो छठे गण का अविकरण वाला। लेकिन जबकि दूसरे गण के धातु के विकरण प्रत्यय है नहीं नहीं है, तो इसका रूप सीधा सीधा चलेगा, सती ही होगा। सत सत सती संति। कैसे होगा वहां पर? तो देख लीजिए, सत सत सती संति, सत सत सती संति। इसका दूसरा रूप संति वाला नहीं होगा, क्योंकि दूसरे गण के धातुओं को विकरण प्रत्यय नहीं लगता है, इसीलिए इसका सीधा सीधा रूप होगा, और कुछ यहां पर नहीं है। स्त्रीलिंग जब करेंगे, जब इसका स्त्रीलिंग करेंगे, तो स्त्रीलिंग में वहां भी क्या होगा? स्त्रीलिंग में भी सिर्फ सती ही होगा, संति नहीं होगा। क्या होगा वहां पर? सती ही होगा, क्योंकि सत प्लस इंगी प्रत्यय, वहां भी क्या बोला गया था कि इंगी प्रत्यय लगकर बनता है, लेकिन अत का अंत कहां पर? तो अविकरण विकरण प्रत्यय प्रत्यय लगे, लगने पर। विकरण प्रत्यय, तब किसका विकरण प्रत्यय है ही नहीं, तो सती। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नदी नद्यो नद्यः, सती सत्यो सत्यः, सतीम सत्यो सत्यः। तो इस प्रकार से ये सत धातु का कह रहे, सत जो है अस धातु का कर्तरी वर्तमान कृदंत क्या होता है? सत होता है। ये सत क्यों होता है ये हम मध्यमा में बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर देखना है कि सती सप्तमी क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।